वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं डेली 12 बजे आपके लिए एसएससी जीडी की क्लास लाती रहती हूँ, और अगर आप लोग एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज इंदिरा सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लोकेटेड? ए. राजस्थान, बी. तमिलनाडु, सी. मध्य प्रदेश, डी. हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में और कुछ बातें। इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह परियोजना नर्मदा नदी पर बनी है और भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इस बांध का निर्माण 1984 में शुरू हुआ था और 2005 में पूरा हुआ था। इंदिरा सागर बांध के बारे में कुछ बातें। यह बांध सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण में अहम भूमिका निभाता है। इस बांध की ऊंचाई 92 मीटर और लंबाई 653 मीटर है। यह बांध भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध से 1000 मेगावाट की क्षमता का बिजली उत्पादन होता है। इस बांध का जलाशय 958 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस बांध को बनाने के लिए 22,000 लोगों के एक कस्बे और 100 गांवों को विस्थापित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते? हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? ए. 7, बी. 6, सी. 8, डी. 5। इसका सही जवाब है 8। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के बारे में और कुछ बातें। टोक्यो पैरालंपिक 2020 इससे पहले भारत का सबसे सफल पैरालंपिक रहा था। उसमें भारत ने 54 एथलीट्स भेजे थे और 19 पदक जीतने में कामयाब रहे थे। इनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल थे। भारत ने 20वां पदक जीतते ही टोक्यो पैरालंपिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मध्यकालीन वास्तुकला में सराय का उपयोग किसके लिए किया जाता था? मेडिवल आर्किटेक्चर इंस वर यूज्ड फॉर वाज डन फॉर ए. गोदाम, बी. अस्पताल, सी. युद्ध अभ्यास, डी. अस्थायी आवास। इसका सही जवाब है अस्थायी आवास। सराय आश्रय स्थल के बारे में और कुछ बातें। सराय आश्रय स्थल थे जो यात्रियों, विशेषकर लंबी यात्राओं पर जाने वाले यात्रियों को भोजन, पानी और आवास प्रदान करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। पुलकेशिन II वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ ए. समुद्रगुप्त, बी. अशोक, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. हर्षवर्धन। इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में और कुछ बातें। पुलकेशिन द्वितीय महाराजाधिराज हर्षवर्धन का समकालीन और प्रतिद्वंद्वी था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का चौथा राजा था और वातापी के चालुक्यों पर शासन करता था। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित है? Which cup is related to football? A. Rovers Cup, B. देवधर ट्रॉफी, C. विंबलडन, D. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है रोवर्स कप। रोवर्स कप के बारे में और कुछ बातें। रोवर्स कप एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। इतिहास। रोवर्स कप भारत में एक वार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट था जो 1891 में शुरू हुआ था। इसे मनोरंजन के रूप में बॉम्बे में ब्रिटिश फुटबॉल प्रेमियों द्वारा शुरू किया गया था। टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम वॉर्सेस्टरशायर रेजिमेंट की पहली बटालियन थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? विच रिवर इन इंडिया फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? ए. पेरियार नदी, बी. नर्मदा नदी, सी. पेनगंगा नदी, डी. सोनभद्र नदी। इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में और कुछ बातें। नर्मदा यह नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच पश्चिम की ओर बहती है। इसका उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे पर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) का गठन वर्ष में किया गया था। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर ए. 1926, बी. 1930, सी. 1927, डी. 1929। इसका सही जवाब है 1927। भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में और कुछ बातें। भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) का गठन साल 1927 में हुआ था। इसकी स्थापना के बाद
साल 1927 में ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने इसे भारत का राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन मान्यता दी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2024 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? Who won the Women's Premier League title in 2024? A. UP Warriors. B. Mumbai Indians. C. दिल्ली कैपिटल्स. D. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. इसका सही जवाब है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 के बारे में और कुछ बातें। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर अपना पहला खिताब जीता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? Where did Ashoka convene the third Buddhist council? A. पाटलिपुत्र. B. मगध. C. कलिंग. D. सारनाथ. इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध परिषद के बारे में और कुछ बातें। अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद मगध साम्राज्य के पाटलिपुत्र में आयोजित की थी। यह परिषद 250 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। इस परिषद की अध्यक्षता मोग्गलिपुत्र तिस ने की थी। इस परिषद के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 टोकरियों में बांटा गया था। इस परिषद ने विनय पिटक से जुड़े विवादों को सुलझाने की कोशिश की। इस परिषद के बाद बौद्ध धर्म हिनायनवादियों में बंट गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? What is the national game of Bhutan? A. बैडमिंटन. B. बास्केटबॉल. C. फुटबॉल. D. तीरंदाजी. इसका सही जवाब है तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल के बारे में और कुछ बातें। भूटान 3 मुख्य क्षेत्रों में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेता है। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर खेला जाता है और राज्य में एक ओलंपिक तीरंदाजी टीम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का के मंत्री थे। हरिहरन बुक्काराया, द फाउंडर्स ऑफ द विजयनगरा एम्पायर, व मिनिस्टर्स ऑफ 1. कदंब. 2. काम्पिली. 3. पूर्वी गंगा. 4. पश्चिमी चालुक्य. इसका सही जवाब है काम्पिली। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का राय काम्पिली राज्य में मंत्री थे। ये दोनों भाई पहले काकतीय राजवंश में सामंत थे। एक किंवदंती के मुताबिक ये वारंगल के काकतीय लोगों के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ और बातें। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। इस साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों का क्रम संगम, सुलुव, तुलुव, अराविदु है। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे। विजयनगर साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को अमरनायक कहा जाता था। अमरनायक को राया या विजयनगर के शासकों द्वारा शासित क्षेत्र दिए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चाणक्य का अन्य नाम था। अनदर नेम ऑफ चाणक्य वॉज A. भट्टस्वामी. B. विष्णुगुप्त. C. राजशेखर. D. विशाखदत्त. इसका सही जवाब है विष्णुगुप्त। चाणक्य के बारे में और कुछ बातें। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे तक्षशिला, अब पाकिस्तान में शिक्षित हुए थे। चाणक्य ने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि विषयों पर एक महान ग्रंथ लिखा था। चाणक्य ने अपने मंडल सिद्धांत में राज्यों के बीच होने वाली नीतियों का वर्णन किया था। चाणक्य को उनका नाम गुरु चणक से प्राप्त हुआ था। चाणक्य राजतंत्र के प्रबल समर्थक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बथुकम्मा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? A. छत्तीसगढ़. B. मणिपुर. C. उत्तर प्रदेश. D. तेलंगाना. इसका सही जवाब है तेलंगाना। बथुकम्मा उत्सव के बारे में और कुछ बातें। बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह त्योहार तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। बथुकम्मा को फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। यह त्योहार शारद ऋतु के आरंभ में मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओडिशा की बादाम पहाड़ की खदानें के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। द आलमंड हिल माइंस ऑफ ओडिशा आर फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ A. लौ. B. तांबे. C. एल्यूमिनियम. D. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है लौ. बादाम पहाड़ के बारे में और कुछ बातें।
ओडिशा के बादाम पहाड़ की खदानें लौह अयस्क और हेमेटाइट के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा झारखंड क्षेत्र के मयूरभंज और केंदुझार जिलों में बादाम पहाड़ खदानों में उच्च श्रेणी का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। बादाम पहाड़ ओडिशा के सिंहभूम जिले से सटा हुआ एक पहाड़ है। इस पहाड़ के पत्थर बादामी रंग के होते हैं और उनका आकार ऐसा होता है कि दूर से देखने पर चीनिया बादाम जैसा लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुअरी लोकेटेड? ए. गुड़गांव में, बी. भरतपुर में, सी. चंडीगढ़ में, डी. गांधीनगर में। इसका सही जवाब है गुड़गांव में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य के बारे में और कुछ बातें। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। यह गुरुग्राम झज्जर राजमार्ग पर सुल्तानपुर गांव में है। यह दिल्ली से 50 किलोमीटर और गुरुग्राम से 15 किलोमीटर दूर है। यह लगभग 142.52 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस पक्षी अभयारण्य को पहले वाटर बर्ड रिजर्व के नाम से जाना जाता था। साल 1989 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया था। यह एक रामसर साइट भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश के डियर पार्क में दिया। लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन इन द डियर पार्क ऑफ ए. सांची, बी. मगध, सी. लुम्बिनी, डी. सारनाथ। इसका सही जवाब है सारनाथ। भगवान बुद्ध के बारे में और कुछ बातें। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ के हिरण उद्यान यानी मृगदाय वन में दिया था। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस उपदेश में बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उल्लेख किया था। इस उपदेश को पाली सुत्त पिटक संयुक्त निकाय 56.11 में धम्मचक्कपवत्तन सुत्त के रूप में संरक्षित किया गया है। इसका मतलब है धर्म के पहिए की गति में स्थापित होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमोंगमोंग फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? अमोंगमोंग फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटोरीज? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. पंजाब, सी. नागालैंड, डी. उत्तराखंड। इसका सही जवाब है नागालैंड। मोंगमोंग त्योहार के बारे में और कुछ बातें। अमोंगमोंग त्योहार भारत के नागालैंड में संगतम लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह त्योहार हर साल सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? Who is the author of Half Girlfriend and One Indian Girl? A. किरण देसाई, B. चेतन भगत, C. अमित चौधरी, D. जीत थायल। इसका सही जवाब है चेतन भगत। हाफ गर्लफ्रेंड और वन इंडियन गर्ल किताबों के लेखक चेतन भगत है। हाफ गर्लफ्रेंड यह किताब चेतन भगत का छठा उपन्यास है। यह एक युवा वयस्क रोमांस उपन्यास है। यह किताब बिहार के एक लड़के की कहानी है जो दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ता है और वहां एक अमीर दिल्ली की लड़की से प्यार करता है। यह किताब साल 2014 में रिलीज हुई थी। वन इंडियन गर्ल यह किताब साल 2016 में रिलीज हुई थी। चेतन भगत की कुछ और किताबें ये है: 5 Point Someone 2004, One Night at a Call Center 2005, The 3 Mistakes of My Life 2008, 2 States 2009, रेवोल्यूशन 2020-2011, मेकिंग इंडिया ऑसम 2015, इंडिया पॉजिटिव 2019। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? What was the target growth rate of India's first 5-year plan? A. 1.1%, B. 4.1%, C. 2.1%, D. 3.1%। इसका सही जवाब है 2.1%। पंचवर्षीय योजना के बारे में और कुछ बातें। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता। जब योजना का लक्ष्य केवल 2.1% जीडीपी की वृद्धि हासिल करना था तो विकास दर 3.6% तक पहुंच गई, जिससे भारत में एक ऐसा विशाल आर्थिक विकास हुआ जो कई वर्षों से नहीं देखा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शतरंज के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? Who is credited with the invention of chess? A. ईरान, B. भारत, C. जापान, D. इंग्लैंड। इसका सही जवाब है भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे पुरुष T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the ambassador of Men's T20 World Cup 2024? A. युवराज सिंह, B. MS धोनी,
सी सचिन तेंदुलकर, डी कपिल देव। इसका सही जवाब है युवराज सिंह। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के बारे में और कुछ बातें। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह और जमैका के धावक उसैन बोल्ट को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? Who appoints the ministers of the Union Council of Ministers? A. राष्ट्रपति, B. प्रधानमंत्री, C. राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, D. सर्वोच्च न्यायालय के। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्री की नियुक्ति के बारे में और कुछ बातें। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 के मुताबिक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उनके कामों में सहायता और सलाह देती है। मंत्रिपरिषद को कैबिनेट भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है और इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित है? म्यूजिशियन शिवमणि इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ए. ड्रम, बी. वायोलिन, सी. शहनाई, डी. सरोद। इसका सही जवाब है ड्रम। संगीतकार शिवमणि के बारे में और कुछ बातें। संगीतकार शिवमणि ड्रम बजाते हैं। उनका असली नाम आनंदन शिवमणि है और वे एक भारतीय तालवादक है। वे ड्रम के अलावा ऑक्टोबन, दरबुका, उडुकाई, खाटम और कंजीरा जैसे कई वाद्ययंत्र बजाते हैं। शिवमणि को उनके स्टेज नाम ड्रम्स शिवमणि से भी जाना जाता है। शिवमणि ने 2008 और 2010 में आईपीएल चैंपियनशिप के दौरान ड्रम बजाया था। वे चेन्नई सुपर किंग्स टीम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ए.आर. रहमान जैसे प्रमुख संगीतकारों के साथ काम किया है और कई फिल्मों में काम किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? What is the name of India's second permanent research center in Antarctica? A. दक्षिण गंगोत्री, B. मैत्री, C. चक्र, D. श्वेता। इसका सही जवाब है मैत्री। अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र मैत्री है। यह भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का हिस्सा है। मैत्री अंटार्कटिका के चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र शिरमाकर ओएसिस में स्थित है। यह आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है। यहाँ पृथ्वी विज्ञान, मौसम विज्ञान, हिमनद विज्ञान जैसे क्षेत्रों में शोध किया जाता है। मैत्री से जुड़ी कुछ और खास बातें। मैत्री का नाम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सुझाया था। मैत्री का निर्माण और समापन 1989 में हुआ था। भारत ने मैत्री अनुसंधान केंद्र को अगले 3 से 4 सालों में एक नए मैत्री 2 स्टेशन से बदलने का फैसला किया है। अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्रों के बारे में कुछ और जानकारी। भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री है। यह दक्षिण ध्रुव से 2500 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका नाम दक्षिण गंगोत्री हिमनद के नाम पर रखा गया है। भारत के ये अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका की बर्फ की आयु और उसके पिघलने की गति पर शोध करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सांची कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सांची आर्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? ए. उत्तर प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. पश्चिम बंगाल, डी. गुजरात। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। सांची कला के बारे में और कुछ बातें। सांची कला उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़ी है। सांची कला स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। यह कला 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ी थी। सांची शब्द हिंदी के शब्द संध्या से लिया गया है। सांची कला में भारतीय पौराणिक कहानियों को दर्शाया जाता है। इसमें कृष्ण की लीलाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सांची कला को देवी पार्वती का प्रतीक माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में लड़कियां घर की दीवारों पर सांची बनाती है। सांची कला में कागज पर जटिल चित्र रूपांकन किए जाते हैं। सांची कला का इस्तेमाल पूजा स्थलों को सजाने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बस्तर दशहरा भारत के राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। बस्तर दशहरा इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ए. छत्तीसगढ़, बी. मणिपुर, सी. बिहार, डी. अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। बस्तर दशहरा के बारे में और कुछ बातें। बस्तर दशहरा
भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मनाया जाता है। यह त्योहार रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार 75 दिनों तक मनाया जाता है और भारत के सबसे लंबे त्योहारों में से एक है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था? Which scientist first used the word gene? A. Johansen. B. W. Watson. C. Ernest Haeckel. D. Carlyle. इसका सही जवाब है जोहानसेन। जोहानसेन के बारे में और कुछ बातें। डेनिश वनस्पति शास्त्री और आनुवंशिकीविद विल्हेम लुडविग जोहानसन 1857 से 1927 ने सबसे पहले जीन शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने साल 1909 में आनुवंशिकता की इकाइयों का वर्णन करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। जीन शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द जीन या पेंगेन से हुई है। ऐसा माना जाता है कि जोहानसन ने जर्मन शब्द पेंगेन को छोटा किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका का पारंपरिक नृत्य रूप है? Which of the following is the traditional dance form of Sri Lanka? A. बिहू, B. कंडियन नृत्य, C. भरतनाट्यम, D. कथक। इसका सही जवाब है कंडियन नृत्य। श्रीलंका के पारंपरिक नृत्य रूप के बारे में और कुछ बातें। श्रीलंका का पारंपरिक नृत्य रूप कंडियन नृत्य है। यह श्रीलंका का राष्ट्रीय नृत्य है। यह नृत्य 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच कंडियन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुआ था। यह नृत्य आम तौर पर रामायण की कहानियों पर आधारित होता है। इस नृत्य में नर्तक हाथी और मोर जैसी जानवरों की हरकतों की नकल करते हैं। इस नृत्य में नर्तक ताल की धुन पर नृत्य करते हैं, जिसे गाता बेरिया कहते हैं। इस नृत्य में नर्तक सुंदर वेशभूषा पहनते हैं। पुरुषों को स्कर्ट जैसी पोशाक पहननी होती है। पुरुषों की छाती को चांदी के राजचिन्ह और हेडगियर से सजाया जाता है। पुरुष अपनी बाहों और टखनों पर चांदी की चूड़ियां पहनते हैं। श्रीलंका के कुछ और नृत्य पंथेरू वेस नृत्य। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।